नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, हमारे यहाँ जियोग्राफी की नियमित कक्षाएं चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो इस क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, द मून। आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के बारे में। इससे पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में, द मून के बारे में। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो सामान्य जानकारी इसके बारे में जो लोगों को पता है वो ये है कि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बहुत ही सामान्य बातें हैं, आप लोगों ने कई बार पढ़ी या सुनी होंगी। चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह विद्यार्थियों वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह और उपग्रह में अंतर है। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी एक ग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा एक उपग्रह है। हालांकि इनडायरेक्टली चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन प्राथमिक रूप से अगर हम देखें तो चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। जैसा कि हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्रह के पास अपना उपग्रह हो। जैसे हम बात करें बुध की, बात करें शुक्र की, तो इनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास है। तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि चंद्रमा क्या है, द मून। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जिन्हें आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बेसिक पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये तो बात सबको पता है, सामान्य बिंदु है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और अगर हम देखें कि चंद्रमा बना कैसे, ठीक है, ये बात थोड़ी समझने वाली है। तो ये हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से फॉर्म हुआ हमारा चंद्रमा। तो विद्यार्थियों, चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिनमें कुछ के बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। जैसे पहला जो सिद्धांत है चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में, वो ये है कि चंद्रमा उसी समय बना जिस समय बिग बैंग हुआ, जिस समय सुपरनोवा हुआ। जब पूरा ब्रह्मांड बना तो उस ब्रह्मांड की शक्ति से ही सूर्य बना, उसी की शक्ति से ही पृथ्वी बनी, और उसी की शक्ति से ही चंद्रमा बना। पहला विचार यहाँ पर ये है, यानी बिग बैंग के समय ही चंद्रमा बन गया था। लेकिन दूसरा सिद्धांत चंद्रमा के बनने का जो है जो दिया है आपका F.B. टेलर ने, तो हम उस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो F.B. टेलर ने क्या बताया चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो F.B. टेलर ने चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर यह बताया कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से बना है। बात समझ पा रहे हैं? चंद्रमा जो है पृथ्वी से बना है क्रिस्टेशियस काल में। ठीक है विद्यार्थियों, क्रिस्टेशियस काल में जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी। स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी खुद एक आग का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ विद्यार्थियों, धीरे धीरे ये ठंडी हुई। तो जब ठंडे होने का क्रम इसका शुरू हुआ तो सबसे पहले इसकी ऊपरी परत ठंडी हुई। अब एक बड़ा सा आग का गोला है, तो जब वह ठंडा होना शुरू होगा तो सबसे पहले वो परत ठंडी होगी जो सबसे ऊपर ही होगी। तो ऊपरी परत पृथ्वी की ठंडी हो गई, लेकिन आंतरिक जो पृथ्वी थी, जो आंतरिक परतें थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहीं। अब चूंकि पृथ्वी बहुत तेज़ी से अपनी धुरी पर घूम रही थी, तो पृथ्वी जब इतनी तेज़ी से अपनी धुरी पर घूम रही थी तो घूमने के फलस्वरूप जब कोई चीज़ घूमती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, पहला होता है अभिसारी बल, दूसरा होता है अपसारी बल, या जिन्हें हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसके घूमने की वजह से जो ठंडी हो चुकी चट्टानें थी पृथ्वी की, वो वेग से पृथ्वी से बाहर हो गई।
बात समझ पा रहे हैं? एक छोटा सा चित्र हम बना करके इसको समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी थी जो घूम रही थी अपनी धुरी पर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहुत तेजी से। पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी और जब ये ठंडा होना शुरू हुई तो ठंडे होने के क्रम में जो इसकी ऊपरी चट्टानें थीं, जो ऊपरी परत थी, वो आपकी पहले ठंडी हो गई, लेकिन जो आंतरिक परतें थीं वो बहुत ज़्यादा अभी भी गर्म थीं। तो विद्यार्थियों, हुआ ये कि जब ये बहुत तेज़ी से अपनी धुरी पर घूम रही थी तो ये जो ठंडी हो चुकी जो परतें थीं, ये पृथ्वी के घूर्णन वेग के कारण पृथ्वी से टूट करके अंतरिक्ष में चली गई। ठीक है, ये जो परतें जो ठंडी हो गई थीं, ये पृथ्वी से टूट करके अंतरिक्ष में चली गईं और अंतरिक्ष में जाकर के ये पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से, बात समझ पा रहे हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ये जो पत्थर जो पृथ्वी से बाहर निकल गए, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। ये पत्थर जो थे पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। क्यों घूमने लगे? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विद्यार्थियों क्या हुआ कि ये जो पत्थर, ये जो परतें पृथ्वी से टूट करके अंतरिक्ष में गईं, ये पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण उसके चारों ओर घूमने लगे। विद्यार्थियों, जब ये मलबा, हम इसे मलबा ही कहेंगे क्योंकि ये टूट करके अलग हुआ है, जब ये मलबा धरती के चारों ओर घूमने लगा तो एक बल होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा। उस बल को विद्यार्थियों कहा जाता है सरफेस टेंशन। एक फोर्स होता है जिसे कहा जाता है सरफेस टेंशन, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विशेषता यह होती है कि वह स्वतंत्र रूप से किसी भी घूमती हुई चीज को गोल करने का प्रयास करता है। यह पृथ्वी पर भी काम करता है। कैसे काम करता है कि आप कोई पानी की बूंद जो है जमीन पर गिराइए तो आप देखेंगे वो पानी की बूंद बिल्कुल गोल होगी, बिल्कुल गोल। ठीक है, हम केवल पानी की बूंद की बात कर रहे हैं। अब आप बाल्टी भर के पानी डाल देंगे तो वो गोल नहीं होगा, हम एक बूंद की बात कर रहे हैं। बारिश की बूंदें हमेशा गोल होती हैं, उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। तो विद्यार्थियों, पृष्ठ तनाव एक ऐसा बल होता है जो हर चीज को गोल करने का प्रयास करता है। अब हुआ ये कि पृष्ठ तनाव जो है इस मलबे पर भी काम कर रहा था और इस मलबे पर जब पृष्ठ तनाव काम करने लगा विद्यार्थियों, तो हुआ ये कि ये जो मलबा था ये धीरे धीरे गोल हो गया और गोल होने की वजह से इसी मलबे से निर्माण हुआ हमारे चंद्रमा का। ध्यान रखना, यही वो मलबा था जो बना हमारा चंद्रमा। ध्यान रखेंगे, यही वो मलबा था विद्यार्थियों जो समय के साथ गोल हो गया। और गोल क्यों हो गया? पृष्ठ तनाव के कारण हो गया विद्यार्थियों। और यही गोल मलबा आज हम देखते हैं चंद्रमा के रूप में। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई, पूरी पृथ्वी ठंडी हो गई और इसी पृथ्वी से बाहर निकले मलबे की वजह से बना हमारा चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा जो है ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही निर्मित है। ठीक, पृथ्वी से ही बना है हमारा चंद्रमा। बात समझ पा रहे हैं? पृथ्वी से ही बना है। अब चूंकि पृथ्वी से ही बना है, इस बात की पुष्टि कैसे होती है? तो विद्यार्थियों, अपोलो 11 जो अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर गया, तो चंद्रमा पर जाने के बाद जो वहां से चट्टान के टुकड़े लेकर के आए, वो अंतरिक्ष यात्री जो थे जो चंद्रमा पर गए और चंद्रमा से जो चट्टान के टुकड़े लेकर के आए, जब उन चट्टानों की जांच की गई तो वो चट्टानें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पृथ्वी पर मिलती हैं, या उन चट्टानों की आयु तकरीबन उतनी ही थी जितनी पृथ्वी पर मिलने वाली पुरातन चट्टानों की होती है। तो जितनी पुरानी पृथ्वी की चट्टानें तकरीबन उतनी ही पुरानी चंद्रमा की चट्टानें, तो ये भी सिद्ध कर देती हैं कि हाँ, ये एक ही ओरिजिन से निकले हैं। बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ, चंद्रमा हमारा ही अंश है, हमसे ही बना है। अब चूंकि हमसे बना है इसलिए चंद्रमा को एक विशेष नाम दिया जाता है जो एग्जाम में पूछता है, वो है विद्यार्थियों फॉसिल प्लैनेट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किसको जीवाश्म ग्रह, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। अब जब पेपर में सवाल आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा जीवाश्म ग्रह है, ऑप्शन होते हैं पृथ्वी, मंगल, शनि और चंद्रमा।
तो जो ज़्यादा काबिल लौंडे होते हैं वो क्या कहते हैं, ग्रह की बात हो रही है भैया, प्लेनेट की बात हो रही है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो उपग्रह है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चंद्रमा का ऑप्शन तो तुरंत कट जाता है। फिर वो अपनी बुद्धि लगा करके जो है शनि या जो भी उन्हें अच्छा लगे, जो भी दिन उन्हें अच्छा लगता हो, शनिवार अच्छा लगता हो या मंगलवार अच्छा लगता हो या बृहस्पतिवार अच्छा लगता हो, उस आधार पर ठोंके आते हैं और सवाल गलत हो जाता है। ध्यान रखना, इसको फॉसिल प्लैनेट इसलिए कहा जाता है मून को, क्योंकि ये हमसे ही बना है, हमारा अंश है, इसीलिए इसको कहते हैं हम जीवाश्म ग्रह। बात समझने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमसे बना है। फॉसिल प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, फॉसिल प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं विद्यार्थियों चंद्रमा को। चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रेटेशियस काल में हुई है, मैं यहां लिख देता हूं क्रेटेशियस काल में बना हमारा चंद्रमा, तकरीबन ऐसा माना जाता है। ठीक, तो क्रेटेशियस काल में उत्पत्ति हुई विद्यार्थियों चंद्रमा की। और चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत जो अभी हमने पढ़ा, ये दिया है FB टेलर महोदय ने। इनको हम जब हम महाद्वीप की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे तब भी FB टेलर और वैगनर महोदय, इन दोनों का जिक्र आएगा वहां पर भी। तो इस तरीके से बन गया हमारा प्यारा चंद्रमा, जिसे हम बहुत बार प्रयोग करते हैं कविताओं में। अपनी प्रेमिका की तुलना जो कवि लोग होते हैं वो किससे करते हैं, चंद्रमुखी, यानी हमारी प्रेमिका का मुंह तो ऐसा है जैसे चंद्रमा। आज हम इस कथन की भी व्याख्या करेंगे कि क्या वाकई में किसी महिला का मुख चंद्रमा की भांति हो सकता है, या आधुनिक युग में कोई महिला अपना मुख जो है चंद्रमा के समान बताना चाहेगी। तो इस पर भी हम जरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि क्या ये कथन वर्तमान समय में सही है, देखेंगे। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप अपने लिए इस शब्द को प्रयोग करना चाहेंगे कि मेरा मुख जो है चंद्रमा के समान है। चलिए, तो ये उत्पत्ति हो गई किसकी, चंद्रमा की। अब चंद्रमा की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, या स्टडी ऑफ मून जिसे हम कह सकते हैं, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून जो है वो क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, चंद्रमा की जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसे हम कहते हैं सेलेनोग्राफी। ध्यान रखना, चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोग्राफी। ध्यान रखना, चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोग्राफी। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि सेलेनोग्राफी में आखिरकार चंद्रमा की हम क्या चीज पढ़ते हैं, जैसे सामान्य लोगों को तो यही पता है कि सेलेनोग्राफी क्या है, चंद्रमा का अध्ययन है, लेकिन इसमें हम चंद्रमा का क्या है, कौन सा हिस्सा पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते क्या है चंद्रमा का वायुमंडल पढ़ते हैं, चंद्रमा का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें। तो विद्यार्थियों, सेलेनोग्राफी में भी मुख्य रूप से हम जिस चीज का अध्ययन करते हैं वो है रॉक्स ऑफ मून। ध्यान रखना, सेलेनोग्राफी में जो अध्ययन किया जाता है वो चंद्रमा की चट्टानों का किया जाता है मुख्य रूप से। सामान्य रूप से तो इतना ही बहुत है कि आपको पता है कि सेलेनोग्राफी क्या है, चंद्रमा का अध्ययन है, लेकिन सेलेनोग्राफी में भी मुख्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, तो चंद्रमा की चट्टानों का अध्ययन हम यहां पर मुख्य रूप से करते हैं। ये बात कम लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है हमारा चंद्रमा और ये है चंद्रमा की स्टडी। अब हम कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं मून के बारे में उनको हम जरा डिस्कस करते हैं। उत्पत्ति को हमने जान लिया किस तरीके से बनी, कैसे बनी, और अब हम फॉसिल प्लैनेट क्यों कहते हैं ये हमने जान लिया, इसकी साइंटिफिक स्टडी क्या है, सेलेनोग्राफी है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसे मैं हटा देता हूं। चलिए, ओके। अब हम थोड़ा सा और पॉइंट्स जानेंगे मून के बारे में, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब कुछ बेसिक पॉइंट हम देखते हैं मून के अबाउट। जैसे इसका द्रव्यमान अगर हम देखें, मास, ठीक है, इसका अगर हम द्रव्यमान देखें, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, मास, ठीक है, मास ऑफ मून। तो हम इसको पढ़ेंगे पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी की तुलना में, क्योंकि पृथ्वी से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यमान अगर देखा जाए चंद्रमा का, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का
1/81 गुना है। ध्यान रखना, यहां हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये संदर्भ में है किसके? पृथ्वी के। ठीक है, तो द्रव्यमान अगर हम देखें तो द्रव्यमान है चंद्रमा का 1/81 गुना, यानी पृथ्वी में तकरीबन 81 चंद्रमा समा सकते हैं। इतना द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा है, यानी 81 गुना बड़ी है हमारी पृथ्वी चंद्रमा से। व्यास अगर हम देखें इसका डायामीटर, मून का डायामीटर यानी व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक की अगर हम एक लाइन खींच दें तो उस लाइन की लंबाई। ठीक है, चंद्रमा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर एक लाइन खींच दी जाए तो उस लाइन की लंबाई कितनी होगी? इसको हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, व्यास। तो व्यास कितना है मून का? मून का व्यास ज़्यादा नहीं है, 3476 किलोमीटर है, केवल 3476 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। ठीक है, अब आप देख रहे हो द्रव्यमान भी कम है पृथ्वी की तुलना में, तो बहुत ही कम हो गया। छोटा भी है, काफ़ी छोटा है। तो ग्रेविटी की हम बात करें, अगर गुरुत्वाकर्षण अगर हम देखें, ग्रेविटी का रेशियो क्या है चंद्रमा पर, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो ग्रेविटी जो है विद्यार्थियों वो सीधे सीधे डिपेंड करती है मास के ऊपर, ध्यान रखना, सीधा सा है। ठीक है, जब हम साइंस की क्लास से लेंगे तो मैं इसको समझाऊंगा कि ग्रेविटी क्या होती है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर। जिसका जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए चंद्रमा छोटा है तो चंद्रमा की ग्रेविटी कम है, चंद्रमा से बड़ी पृथ्वी है तो पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है। पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है तभी तो चंद्रमा चारों ओर घूम रहा है। समझ पा रहे हैं ना? अगर चंद्रमा की ग्रेविटी ज़्यादा होती हमसे तो हम उसके आगे चक्कर लगा रहे होते। जैसे सूर्य की ग्रेविटी हमसे भी ज़्यादा है, सूर्य का द्रव्यमान हमसे भी ज़्यादा है, हमसे बहुत बड़ा है, तो हम उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक, ब्लैक होल की जो है मास उसका और भी ज़्यादा होता है, तो सूर्य ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहा है आकाशगंगा में। तो मुख्य रूप से बात यह है कि ग्रेविटी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर विद्यार्थियों? द्रव्यमान के ऊपर। द्रव्यमान ज़्यादा, ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा। अब द्रव्यमान चूंकि बहुत कम है पृथ्वी से तो ग्रेविटी भी कम होगी। अच्छा, कितनी कम होगी? तो ग्रेविटी जो है यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरफेस ग्रेविटी की, जो मून पर है वो है 1/6। ध्यान रखना, 1/6 केवल पृथ्वी की। ये जितना भी हम डाटा यहाँ पर देख रहे हैं पृथ्वी की तुलना में देख रहे हैं। ठीक है, 1/6, 1/81। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब विद्यार्थियों ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर मान लीजिए 60 किलो का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का ठीक ठाक इंसान है, कोई युवा 60 किलो का है, और उसे अगर भेजा जाए चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर उसका वजन केवल होगा 10 किलो। यानी अगर हम और आप अभी चंद्रमा पर जाएं तो हमारा वजन केवल 1/6 हिस्सा रह जाएगा, केवल और केवल 1/6 हिस्सा। यानी कोई 60 किलो का व्यक्ति है तो वो केवल 10 किलो का ही हो जाएगा। यानी चंद्रमा पर अगर आप दौड़ना शुरू करें या छलांग लगाएं तो पृथ्वी की तुलना में आप बहुत लंबी लंबी छलांगें चंद्रमा पर लगा पाएंगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। अगर आप उछले तो आप एक बार में ही बहुत ज़्यादा उछल जाएंगे। क्यों उछल जाएंगे? क्योंकि ग्रेविटी कम है। तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है कि बढ़िया है, आराम से उछलते रहो, कूदते रहो, लेकिन ये उतनी भी अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी बात विद्यार्थियों? अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब ग्रेविटी इतनी कम है तो यहाँ पर इस ग्रेविटी के कम होने के काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जब ग्रेविटी नहीं है तो विद्यार्थियों यहाँ पर जितनी भी गैसें होती हैं, चंद्रमा पर जितनी भी गैसें होती हैं, वो ग्रेविटी कम होने की वजह से चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको छोड़ करके चली जाती हैं। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके चली जाती हैं, इसीलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ध्यान रखना, चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। उसका कारण क्या है अभी हम जानते हैं। तो ये हमने देख लिया और हमें मालूम चलेगा कि चंद्रमा पर नो एटमॉस्फेयर,
चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है, तो जरा हम इसकी चर्चा करते हैं। तो पहला तो कारण यही है कि ग्रेविटी बहुत कम है। भाई चीज़ों को जो अपनी ओर खींचता है उसका बल ही अगर कम हो जाएगा तो गैसें तो उड़ ही जाएंगे। इसका एक दूसरा साइंटिफिक पहलू और भी है जो मैं आपको बता देता हूं कि विद्यार्थियों, मास कम होने से ग्रेविटी कम होती है और ग्रेविटी कम होने से एक फोर्स जो आपने 11th या 12th में पढ़ा हुआ जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में जिसे कहा जाता है पलायन वेग, वो कम हो जाएगा। मास कम होने से ग्रेविटी कम और ग्रेविटी कम होने से पलायन वेग का मान भी कम हो जाएगा। पलायन वेग क्या होता है जरा मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों। किसी भी ग्रह से बाहर निकलने के लिए जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, अगर हमें किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना है तो वहां से बाहर निकलने के लिए जिस न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है पलायन वेग। यानी जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी का मास ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशन भी ज्यादा है। तो अगर आप पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर निकलना चाहें, अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना चाहें तो कितनी स्पीड आपको चाहिए होगी, ये है पलायन वेग। आपने देखा होगा, आप कोई पत्थर उछालिए हवा में तो ऐसा नहीं है पत्थर वो उड़ता ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। दिवाली पे हम लोग रॉकेट चलाते हैं तो कितना भी बड़ा रॉकेट आप ले आओ, ऐसा नहीं है कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर इतने बड़े बड़े रॉकेट जो बना रहा है इसरो या नासा बना रही है या SpaceX बना रहा है, फाल्कन हैवी 9 दुनिया का सबसे हैवी रॉकेट है, तो वो क्यों चलते, बढ़िया दिवाली वाले रॉकेट से ही काम नहीं चल जाता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी ज़्यादा है। आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा ये विद्यार्थियों कि वो एक निश्चित ऊंचाई तक जा पाएगी जहां तक उसकी ताकत होगी और उसके बाद पृथ्वी की ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। तो ये एक चीज़ है। अब मान लो हमें इससे बाहर ही जाना है तो फिर क्या लगेगा, तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा पलायन वेग को। पलायन वेग वो मान होता है जिससे किसी पिंड को अगर पृथ्वी से फेंका जाए या किसी भी ग्रह से फेंका जाए तो वो उसकी कक्षा में या उसकी ग्रेविटी को पार कर जाता है और कभी वापस नहीं लौटेगा। पृथ्वी की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हमें कोई रॉकेट पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचाना है तो उस रॉकेट की न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी रॉकेट जो जाते हैं अंतरिक्ष में उनकी स्पीड होती है 1 सेकंड में तकरीबन 11 किलोमीटर। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चलता है। आप समझ लीजिए कितनी स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये मान है पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी का, पलायन वेग का। अब बात करें चंद्रमा की तो हम देख रहे हैं भाई चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी से 1/6 है, बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है एस्केप वेलोसिटी का मान भी कम है। तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी देखें, अगर हम एस्केप वेलोसिटी देखें मून पर, तो मून पर जो एस्केप वेलोसिटी है वो काफ़ी कम है और इसका मान जो है विद्यार्थियों वो है केवल 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी पृथ्वी पर अगर किसी पिंड को अंतरिक्ष में भेजना है तो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चलना होगा। वहीं चंद्रमा पर अगर किसी पिंड को अंतरिक्ष में भेजना है तो केवल 2 किलोमीटर पर सेकंड। ये तो काफ़ी कम है और ये इतना कम है कि यहाँ पर जितनी भी गैसें हैं चंद्रमा पर वो इस वेग को आसानी से प्राप्त कर लेती हैं और जब आसानी से प्राप्त कर लेती हैं इसीलिए वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इसीलिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है मून पर, ध्यान रखना, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि एस्केप वेलोसिटी काफ़ी कम है। वहीं अर्थ की बात करें तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पृथ्वी के पास एक वायुमंडल है। पृथ्वी के पास वायुमंडल है, उसका कारण क्या है? 11.2 किलोमीटर का एस्केप वेलोसिटी, ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी। चंद्रमा पर कम है, इस वजह से चंद्रमा पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी काफ़ी कम है। अब एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब वायुमंडल ही नहीं है, कोई गैस ही नहीं है। जैसे हमारे पास तो सघन वायुमंडल है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे आती है, बहुत सारी गैसें हैं। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई वायुमंडल ही नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो फिर बादल भी नहीं होंगे। भाई बादल हमारे यहाँ कहाँ होते हैं? आकाश में ही तो होते हैं, तैरते रहते हैं वायुमंडल में। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो बादल नहीं है, बादल नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो जो बिजली कड़कती है या पानी बरस रहा है या आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं धरती पर, वो चंद्रमा पर कोई भी नहीं होती। ध्यान रखना, क्यों नहीं होती? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मौसम संबंधी कार्य नहीं होता, यानी नो वेदर कंडीशन। ध्यान रखना, चंद्रमा पर कोई वेदर नहीं होता। वेदर यानी मौसम, ठीक है, मौसम यानी हमारे यहाँ अभी देखिए मानसून का मौसम है तो पूरे दिन बादल छाए रहते हैं, बारिश हो जाए, है ना, मौसम बढ़िया बढ़िया हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ, है ना, हम लोग घूमने जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई भी वेदर नहीं होता है मून पर, ठीक है। क्यों नहीं होता तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कारण है। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा जो है विद्यार्थियों चक्कर काट रहा है किसका? हमें पता है, चंद्रमा चक्कर काट रहा है हमारी पृथ्वी का, ठीक है। चंद्रमा जो है विद्यार्थियों ये घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर। अब किस तरीके से घूम रहा है? तो पैराबोलिक शेप में घूम रहा है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। यानी एक स्थिति में पृथ्वी के पास होता है और दूसरी स्थिति में पृथ्वी से दूर चला जाता है। इस तरीके से घूम रहा है चंद्रमा। अच्छा, जिस तरीके से पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सबको ये बात पता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरीके से चंद्रमा भी अपनी धुरी पर 5 डिग्री झुका हुआ है। ध्यान रखना, चंद्रमा जो है अपनी धुरी पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक। पृथ्वी झुकी है 23.5 और चंद्रमा झुका है केवल 5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, चंद्रमा केवल 5 डिग्री झुका हुआ है। और इस तरह से चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल सा है। अब घूम रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी, भाई जो चीज़ घूम रही है उसका कोई ना कोई वेग तो होगा ही। तो कितनी स्पीड से घूम रहा है अगर हम देखें तो विद्यार्थियों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काफ़ी तेज गति से लगाता है, 3700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान रखना, यानी चंद्रमा जो है वो 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी तेज स्पीड है ये, बहुत तेज हो गया। हमारे यहाँ जो मोटर बाइक वगैरह चलती हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो 100 के आसपास जाती है जब कार या बाइक 70-80 चलती है तो लगता है कितनी तेज़ भाग रहे हैं हम, तो मतलब बहुत ही तेज़ चल रहे हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ कोई है ही नहीं। और उसको भी चलाने के लिए दुनिया भर का पेट्रोल खर्च होता है, तब आप इतनी स्पीड से भाग पाओगे। यहाँ कोई पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, बिना पेट्रोल खर्चा के ही देख रहे हो स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कहाँ से एनर्जी आ रही है? तो इसका जवाब है ये एनर्जी आ रही है बिग बैंग से। तो बिग बैंग में एनर्जी आई थी वही इन सबको चला रही है, ठीक है। और 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा कर लेता है। ध्यान रखना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? तो इसका जवाब है विद्यार्थियों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता हुआ चंद्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। ध्यान रखना, पृथ्वी की परिक्रमा।
और मजे की बात यह है कि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है उतने ही समय में अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उतने ही समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे, है ना, तकरीबन वो हम देख लेंगे, तो राउंड फिगर करके 365 दिन में ही लगाती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, लेकिन अपनी धुरी पर एक चक्कर तकरीबन 24 घंटे में लगाती है ना, अलग अलग है ये। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही समय में अपना भी एक चक्कर लगा लेता है धुरी पर। तो चंद्रमा का जो रोटेशन टाइम है और जो रेवोल्यूशन टाइम है, यानी परिक्रमण और परिभ्रमण, यानी अपनी धुरी पर घूमना और पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये टाइम एक ही है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ही पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ही अपना एक चक्कर लगाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का होता है पृथ्वी की तुलना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये कॉमन चीजें हैं। अब हम पृथ्वी से कितना हिस्सा देख पाते हैं चंद्रमा का, आपने चंद्रमा देखा होगा। तो पृथ्वी से जब हम चंद्रमा देखते हैं तो हमें इसका विद्यार्थियों 57% हिस्सा दिखाई देता है चंद्रमा का। ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है कि पृथ्वी से देखे जाने पर चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखता है। तो पृथ्वी से देखे जाने पर विद्यार्थियों चंद्रमा का 57% हिस्सा, 57% हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चंद्रमा जो है लगातार पृथ्वी से दूर हो रहा है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। भाई दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है और हर बार जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो थोड़ा सा दूर हो जाता है, हल्का सा, बहुत माइनर सा। ठीक है, जब चंद्रमा एक चक्कर लगा, अब इस तरीके से चक्कर लगा रहा है ये, तो हर बार चक्कर लगाते हुए क्या होगा, ये हल्का सा दूर हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा विद्यार्थियों जब चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और हमको छोड़ करके चला जाएगा। हालांकि ये समय आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन हाँ ऐसा होगा जरूर, क्योंकि चंद्रमा हमसे घूमता हुआ इस तरीके से घूम रहा है, तो क्या करता है, हर चक्कर में थोड़ा सा दूर हो जाता है। हर चक्कर में एक स्थिति ऐसी भी आएगी विद्यार्थियों कि दूर होते होते ये हमसे बाहर ही चला जाएगा और फिर हमारा चंद्रमा हमें छोड़ करके चला जाएगा। और फिर जो करवा चौथ वाली जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईद वाली जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि ये सारे काम तो चंद्रमा को देखकर ही होते हैं। तो उसका फिर हमें कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या निकाला जाए, तो हो सकता है मंगल या शुक्र को देख करके काम चला लिया जाए, क्योंकि दिखाई तो ये भी देते हैं, तो उनको देख करके तब हम काम चला लेंगे। चलिए फिलहाल अब कुछ और बातें यहाँ पर हम कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में, कुछ और चीज़ें जो है चंद्रमा के अबाउट देख लेते हैं। ये सारा कुछ आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ और बातें हम करते हैं मून के अबाउट। चलिए इसे मैं साफ कर देता हूँ। अब चंद्रमा पर अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो चंद्रमा आंतरिक रूप से मृत हो चुका है। यानी चंद्रमा जो है आंतरिक रूप से मृत है। मृत का क्या मतलब है यहाँ पर, मृत का मतलब यह है कि धरती जो है आंतरिक रूप से जीवित है। ठीक है, पृथ्वी के पास क्या है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। जब हम धरती की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आएंगी। सबसे अंदर है कोर, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रस्ट। यानी धरती की आंतरिक संरचना, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वहाँ पर आपको लावा मिलेगा, जलता हुआ लावा मिलेगा। उसी जलते हुए लावे की वजह से धरती पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मून की, तो मून अंदर से बिल्कुल ठंडा है, पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है। हम देखेंगे पृथ्वी की संरचना में बहुत ज़्यादा गर्म है, पिघला हुआ लावा यहाँ पर मौजूद है धरती के गर्भ में। लेकिन मून के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मून बिल्कुल ठंडा हो चुका है, पृथ्वी ठंडे होने की अवस्था में है, मून ठंडा हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब मून ठंडा हो चुका है, मून बिल्कुल ठंडा है,
आंतरिक रूप से यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती है। जब यहाँ का लावा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है तो कोई आंतरिक हलचल नहीं है, और आंतरिक हलचल नहीं है इसीलिए चंद्रमा पर कोई ज्वालामुखी या भूकंप नहीं आते। ध्यान रखना, चंद्रमा पर ना तो ज्वालामुखी है और ना ही भूकंप है। चंद्रमा पर ना तो ज्वालामुखी मिलते हैं, ना ही विद्यार्थियों भूकंप आते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन चंद्रमा पर उल्कापात होते हैं, मीटेओरॉइड्स यहाँ पर गिरते हैं। मीटेओरॉइड्स क्या है? तो अंतरिक्ष में पत्थर तैरते रहते हैं, और जब वो पत्थर किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में या किसी उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो क्या होता है? उस ग्रह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि मीटेओरॉइड्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी क्रियाविधि है, वो हम जान लेंगे। तो विद्यार्थियों, होता क्या है कि चंद्रमा पर अक्सर करके उल्कापात होता है। तो जब उल्कापात होता है तो जब ये उल्कापात चंद्रमा से टकराते हैं तो इनके टकराने की वजह से चंद्रमा में कंपन होने लगता है। बात समझ रहे हैं ना? जब ये बड़े बड़े पत्थर चंद्रमा से टकराते हैं, भाई उल्कापिंड तो धरती पर भी आते हैं, लेकिन धरती पर वो पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि धरती के पास सघन वायुमंडल है जो उन्हें रास्ते में ही जला करके खत्म कर देता है। अभी हमने पढ़ा चंद्रमा के पास वायुमंडल है नहीं, इसलिए वो सारे पत्थर चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, और जब चंद्रमा से टकराते हैं विद्यार्थियों तो क्या होता है? चंद्रमा पर कंपन होने लगता है। इसे कहते हैं मून क्वेक। जैसे हिंदी में होता है अर्थक्वेक, यहाँ पर आता है मून क्वेक। हल्का सा कंपन होने लगता है। तो भूकंप उसे नहीं कह सकते हम, भूकंप तो नहीं होता है वो, लेकिन हाँ हल्का सा चंद्रमा जो है हिलने लगता है उन उल्कापिंडों की वजह से। अब जब वो उल्कापिंड चंद्रमा पर गिरते हैं विद्यार्थियों तो वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, और इन विशाल गड्ढों को कहा जाता है क्रेटर, ठीक है। जब चंद्रमा पर वो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं तो बन जाता है यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा, और चंद्रमा पर तकरीबन 30,000 बड़े क्रेटर मौजूद हैं। 30,000 बड़े क्रेटर मौजूद हैं विद्यार्थियों, कहाँ? चंद्रमा पर, जो कि उल्कापिंड गिरने की वजह से बने हैं। अब होता क्या है, जब आप चंद्रमा को देखते हो रात्रि में तो आपको चंद्रमा का काफ़ी हिस्सा तो प्रकाशित दिखता है, एकदम चमकीला, लेकिन कुछ हिस्सा जो है आपको उसका हल्के हल्के डार्क स्पॉट भी आपको दिखते होंगे। आपने कभी ना कभी देखा होगा, चंद्रमा को आप देखेंगे तो कुछ हिस्से आपको उसमें काले रंग के भी दिखाई दे जाएंगे। वो काले रंग के हिस्से जो है विद्यार्थियों वो एक्चुअल में ये क्रेटर ही हैं। होता यह है कि ये जो गड्ढे हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और जब सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच पाता है तो क्या होता है? उन गड्ढों में अंधेरा होता है, और जब हम यहाँ से देखते हैं तो वो अंधेरा जो हिस्सा है वो दिखाता है कि यहाँ एक क्रेटर है। तो चंद्रमा पर बहुत सारे क्रेटर हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं। जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 30,000 बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर आपके चेहरे की कोई तुलना करे कि चंद्रमुखी है, अगर ऐसे में कोई ये कहे कि चंद्रमुखी है आपका चेहरा, तो निश्चित रूप से आपको टेंशन हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि आपका चेहरा चंद्रमुखी है यानी आपके चेहरे पर बहुत सारे क्रेटर बने हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपकी प्रशंसा नहीं है। भूगोल की दृष्टि से देखें, जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये आपका उपहास बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, आगे से अगर कोई आपसे कहता है कि भाई आपका चेहरा तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इस पर आप जो है प्रश्न लगा सकते हैं कि नहीं भाई, चंद्रमा के समान सुंदर कैसे हो सकता है? चंद्रमा पर तो बहुत सारे गड्ढे हैं, मेरा चेहरा तो एकदम चिकना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर चंद्रमा की, ध्यान रखेंगे। और एक आध दो पॉइंट इसमें और है जिसे हम देख लेते हैं। तो चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत भी आप देख लो। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है विद्यार्थियों लीबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लीबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई कितनी है लीबनिट्ज पर्वत की? तो 10,668 मीटर ऊंचा है। लीबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये लीबनिट्ज पर्वत इसे कहा जाता है चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत, यानी ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? 8,848 या 8,850 मीटर ऊंचा। तो हमारे एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है लीबनिट्ज पर्वत, 10,688 मीटर ऊंचा है विद्यार्थियों लीबनिट्ज पर्वत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ चंद्रमा के बारे में। अच्छा, कुछ एक बेसिक पॉइंट और है, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो औसत दूरी बस आपको पता हो, वही एग्जाम में पूछता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। औसत दूरी कितनी है? तो औसत दूरी है
84,400 किलोमीटर। ये है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की एवरेज दूरी। हालांकि एवरेज है क्योंकि देखिए इस स्थिति में जब होता है तो चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है और इस स्थिति में होता है तो चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एवरेज की बात कर रहे हैं, औसत बात कर रहे हैं, तो औसत दूरी कितनी है 3,484 किलोमीटर। तो ये है विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा हमने पढ़ा मून के बारे में। अब 2 पॉइंट जो है इसमें और भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो कौन से हैं? वो है सुपर मून और ब्लू मून। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा कि सुपर मून, ब्लू मून, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो ऊपर आई बटन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इनको देख सकते हो। ये लेक्चर हमारा पूरा हुआ विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि चंद्रमा के बारे में आपको कुछ नई जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।